जल्दी बैठो। चलो इधर ध्यान दो थोड़ा सा बोर्ड की तरफ। पिछला पिछले 2-3 दिन से हम लोग क्या देख रहे थे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण को हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग आगे जो है उसको बढ़ाते हैं। आज हम लोग 2 टॉपिक के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा पहला टॉपिक ये हो जाएगा, दूसरा टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी 2 टॉपिक है, उसमें भी 2 टॉपिक है, यानी टोटल मिला के कितने टॉपिक हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। क्या है? दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। देखिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में ये पॉइंट पी था ध्रुव, ये फोकस और ये सी। इधर हम लोग बीम रखते थे। बीम को किससे सूचित किया जाता है? यू से। बीम को यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? यू से, ठीक है। और प्रतिबिंब को किससे सूचित किया जाता है? बी से। प्रतिबिंब को बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। जहां आप लोग क्या देखे थे कि अगर हम बीम को सी पे ऐसे सीधा रख रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा था ना, नहीं सी पे रखने पे तो बराबर बनता था, लेकिन नीचे बन रहा था इधर, तो ये हमारा यू हो गया और ये क्या हो जाता था? बी। तो आगे हम लोग को देखना है कि इसमें अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, मान लो कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाए यू पे, यू का डिस्टेंस यहाँ से मान लो कुछ सेंटीमीटर दे देगा, 5 सेंटीमीटर या कुछ भी दे देगा, ठीक है। इसका फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक कुछ दे देगा, 5 मीटर 6 मीटर, ठीक है, कुछ भी दे दे, मान लो 6 मीटर दे दिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यू भी कहाँ पे बनेगा? तो इसको निकालने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज किया जाता है। और मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? दर्पण सूत्र, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। देखो 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है आप लोग को। दर्पण सूत्र का सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? फॉर्मूला पढ़ना है। लेकिन जब आप 12th क्लास में जाइएगा, अगर कोई साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास में आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना होगा? इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में, दोनों दर्पण में क्या करना होगा? प्रूफ करके लाना पड़ेगा। क्या प्रूफ करके बताइए कि कैसे आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में पढ़ना नहीं है, क्योंकि तुमको ये सिलेबस में है नहीं, पूछेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे क्या? फॉर्मूला को। इसी फॉर्मूले से जो तुम्हारा प्रकाश वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो सारा न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से बनने वाला है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो जितना भी क्वेश्चन पूछा है मैथमेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, दर्पण सूत्र में जितना भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा है, वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है तुम्हारा इसी से सॉल्व होने वाला है। इसीलिए ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में हमेशा बैठा होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आपको जब भी प्रतिबिंब की दूरी निकालने बोले, जब भी बिंब की दूरी निकालने बोले, जब भी फोकस दूरी निकालने बोले, क्वेश्चन में जब भी बिंब की दूरी निकालने बोले या प्रतिबिंब की दूरी निकालने बोले या फोकस दूरी निकालने बोले, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हाँ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, क्लास 10th में सिद्ध नहीं करना है, ये आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। इसी से सारा काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे u क्या है? बिंब की दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है? फोकस दूरी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कि दर्पण सूत्र कभी भी कोई पूछे, अगर सुतलू रहो ना
नींद में भी आकर के पूछे दर्पण सूत्र क्या था, यही बड़बड़ाना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्योंकि इस चैप्टर में सारा खेल इसी का है। लेंस पढ़ोगे तो लेंस में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बस साइन में क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कुछ है नहीं इस फॉर्मूले में। जिनको भिन्न का जोड़ अच्छा से आता होगा, जिनका माइनस प्लस क्लियर होगा, उनसे ये क्वेश्चन आसान से बनेगा, और जिनको भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा, जिनको माइनस प्लस क्लियर नहीं होगा, उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए माइनस प्लस भी क्लियर कर लेना है आपको, टाइम दे रहे हैं एक दिन, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए आप घर जाइएगा तो माइनस प्लस -4 -5 कितना होता है, -1/2 प्लस -3/4 कितना होता है, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करके देखिएगा, उसी टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दर्पण सूत्र है, आपको इसको याद करना ही करना है, ठीक है। इसमें समझाने वाला चीज नहीं है, समझाने वाला चीज 12th में यहाँ पे नहीं है। आपको ये और कंप्लीट तरीके से जैसे आप याद करें, इसको रट जाए, चाहे आपको ट्रिक से याद रखे, जैसे याद रखना आपको इसको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है आवर्धन। आवर्धन को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, मैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन में क्या है, मैग्निफिकेशन को याद रखना ऐसे करके कि अगर कोई बीम है, मान लो ये कोई बीम है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन, उसी चीज को बताने का काम करता है कौन, आवर्धन, ठीक है। आवर्धन से वो क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है। जैसे मान लो ये बीम है, इसको हम लोग जब दर्पण में देखेंगे ना, किसमें देखेंगे, दर्पण में, तो इससे कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनेगा, और जब इसका प्रतिबिंब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो वो जो प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है और कितना छोटा बन रहा है। इस चीज को पता करने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, आवर्धन पढ़ना पड़ता है। हम लोग समतल दर्पण पढ़े थे, समतल दर्पण में क्या होता था कि बीम को जितना डिस्टेंस में रखते थे उतना ही डिस्टेंस से पीछे बनता था, जितना बड़ा बीम होता था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता था। अगर ये मार्कर बीम है इतना बड़ा है तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में इतना ही बड़ा होगा, इसका साइज में कोई चेंज नहीं होता था। लेकिन अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। जनरली उत्तल दर्पण में तो एक समान होता है, छोटा ही बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है, कभी बहुत बड़ा बन जाएगा, कभी बहुत छोटा बन जाता है, ठीक है। तो जो आवर्धन निकालना है ना हमको, वो आवर्धन हमको यही बता रहा है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है, बिंब से प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वही बताता है हमको कौन, आवर्धन। यहां लिखे देखो वही पॉइंट, आवर्धन से ये पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना आवर्धित है, यानी कितना बड़ा है, ठीक है। अपेक्षा मतलब कितना बड़ा, जैसे ये है, इसकी अपेक्षा प्रतिबिंब कितना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है। जैसे देखो मान लो ये यहाँ पे बीच में दर्पण लगा हुआ, अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे बीम रखा हुआ, तो बीम इस दर्पण में बनेगा ना, तो बीम दर्पण में जो बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है और कितना छोटा। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर्धन निकालते हैं। तो सिंपली कर तुमसे कोई पूछेगा आवर्धन है क्या, तो उसको यही बताना है कि आवर्धन का मतलब होता है कि कोई प्रतिबिंब जो है ना वो बिंब से कितना आवर्धित है, कितना आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है क्या, कितना बड़ा है, ठीक है। और एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं आप, एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। इनसे क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, और ये पहला लेटर एम से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका परिभाषा लिखना हो, ठीक है, क्या लिखना हो, परिभाषा आवर्धन का, तो आप दो परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि एम बराबर क्या हो रहा है, देखो यहां से एच डैश अपॉन एच,
और क्या बन रहा है माइनस भी बटे यू, ये देखो माइनस भी बटे यू, ठीक है। तो यहां से हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं ना कि ये प्रतिबिंब है, भी को किस भी से क्या सूचित किया जाता है, भी से क्या सूचित किया जाता है प्रतिबिंब, और यू से ये प्रतिबिंब की दूरी और ये बिंब की दूरी। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी, बिंब की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या कोई ये भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ऐसे भी लिख सकता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि आवर्धन है क्या, दिखने डिफाइन कीजिए उसको, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। और समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं, कोई ये भी लिख दे कि आवर्धन उसे कहते हैं जो हमको ये बताता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और तीनों परिभाषा यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, यहां से इस टॉपिक से आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है m बराबर h डैश अपॉन में h बराबर माइनस भी बटे यू, ठीक है। ये भी क्या है सर, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये क्या है बिंब की दूरी यानी यू की दूरी, ठीक है। ये h डैश क्या है, h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो यहाँ पे h डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये h क्या है बिंब की ऊंचाई। अगर नहीं समझ में आया तो अब यहां समझो, देखो यहाँ पे बताते हैं। ये हमारा P है, ये F है और ये C है। मान लो वस्तु को हम यहाँ खड़ा रखे, वस्तु को हम यहाँ रखे C और F के बीच में, ठीक है। वस्तु को हम कहाँ रखे C और F के बीच में, तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा कि कितना सेंटीमीटर का बिंब है। तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर का बिंब है, ये कितना बिंब की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इधर प्रतिबिंब बनेगा ना अनंत और सी के बीच में, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो मान लो यहाँ पे 5 था, तो इसको मान लो 11 सेंटीमीटर मानना है, हम मान रहे हैं इसको, माने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, माने हैं इसको, ठीक है। कि अगर भैया ये 5 सेंटीमीटर था तो उससे बड़ा प्रतिबिंब बना, और ये कितना बन गया 11 सेंटीमीटर, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे एच बोलेंगे, इसको जो बिंब की ऊंचाई भी उसको क्या बोलेंगे एच बोलेंगे। लेकिन जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा ना, ये वाला हाइट जो होगा ना यहां से यहां तक, इस हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे एच डैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस हाइट को एच डैश बोलेंगे, ठीक है। तो जब आवर्धन निकालना होता है ना, हम आवर्धन बराबर लिखते हैं एच डैश अपॉन में एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर में क्या होता है माइनस भी बटे। इसी चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, माइनस भी क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या हो गया बिंब की दूरी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है क्लास 10th के लिए, 11th 12th में जाओगे तो और भी फॉर्मूला बढ़ जाता है, और भी दूसरे तरीके का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वहां पे आपको वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे नहीं देखना, आपको यही दो फॉर्मूला याद रखना, एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस भी बटे, ये फॉर्मूला। तो आपको दो फॉर्मूला बताए, एक दर्पण सूत्र बताया गया है और एक बताया गया क्या आवर्धन का सूत्र, ठीक है। कि आवर्धन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये दोनों प्रश्न से आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये दोनों किसी भी हालत में याद रखना है, एक दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और दूसरा आवर्धन बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस v बटे u। आवर्धन क्या बताता है कि कोई बिंब प्रतिबिंब जो है ना वो बिंब से कितना बड़ा है, ये हमको कौन बताता है आवर्धन बताता है, ठीक। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं, ठीक है, समझाने के लिए। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मतलब कि देखो यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ना है हमको, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़े ना हम लोग, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, यूज कहाँ पे होता है ये, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है ना, हजामत बनाने में। हजामत बनाने का मतलब समझ रहे हो, बाल वगैरह बनाना, जो बाल या कटिंग वगैरह होता है, हेयर कटिंग वगैरह, उसको बनाने, यानी जो मिरर लगा होता है ना सैलून वगैरह में, वहां पे कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का। या आप ये भी बोल सकते हैं हजामत बनाना मतलब दाढ़ी वगैरह बनाना, तो जो दाढ़ी वगैरह बनाता है ना, वहां पे भी कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। अब अवतल दर्पण का यूज क्यों होता है सर, उत्तल दर्पण का क्यों नहीं होता है, अवतल दर्पण का यूज क्यों होता है, उत्तल दर्पण का यूज क्यों नहीं होता। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब डालता है। तो अगर हम मुंह अपना देखेंगे उत्तल दर्पण में, मुंह पर क्या नजर आएगा, छोट नजर आएगा, ठीक है। तो बाल दाढ़ी बनाने में या बाल बनाने में वो सही इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है ना, वो बिंब का क्या रहता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, इसीलिए दाढ़ी वगैरह बनाने में उसका हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, वो डॉक्टर इसका यूज करता है, किसका, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग कौन करता है, डॉक्टर। कैसे करता है, कोई मान लो किसी का दांत खराब हो गया दर्द, ठीक है, तो उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करता है, अवतल दर्पण। किसी के कान में कुछ है, उस कान को भी देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है। नाक में कुछ फंस गया है, नाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो नाक में भी चेक करने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सीधा सीधे लिख सकते हैं, आंख नाक कान दांत के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टॉर्च में, जो हम लोग घरों में टॉर्च यूज करते हैं ना, उसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है। आप लोग एक पॉइंट बताएंगे, अभी छोड़े हुए उसको, अभिसारी दर्पण, ठीक है, और एक होता है अपसारी दर्पण। ये टॉपिक कब बताएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए टॉर्च में कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण, और एक है सर्च लाइट। कौन सा लाइट, फिल्म वगैरह में देखते हो बड़ा सा टावर बना होता है, उस पे एक लाइट लगा होता है जो चारों साइड घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च लाइट बोलते हैं। तो उस सर्च लाइट में भी कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीप में, जो मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, उसमें जो बल्ब लगा रहता है ना आगे में, उस बल्ब में भी कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कैसे सर, देखो अगर जो गाड़ी में जो शीशा लगा हुआ ना, अगर उसको तुम खोल दोगे ना, तो उसका लाइट ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है, लाइट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, क्या होगा, लाइट फैल जाएगा। लेकिन वो जब शीशा लगता है ना आगे वाला, तो लाइट क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है। इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन ये है कि ये जो अवतल दर्पण होता है ना, ये लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे ला करके मिला देता है, ठीक है। ये अलग से पढ़ाएंगे हम तुम लोग को, लेकिन फिलहाल ये जानो कि जो वाहनों का अगर दीप होता है ना, अगर वो शीशा खोल दोगे ना, तो लाइट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन वो शीशा लगाओगे तो लाइट क्या हो जाएगा, बहुत लंबी दूरी तय करेगा, एक जगह पे मिला देगा लाइट को, कौन, अवतल। इसीलिए वाहनों का जो अग्रदीप होता है ना, आगे वाला जो लाइट होता है ना, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा ध्यान लिख लेना, हेडलाइट। हेडलाइट में भी किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सौर भट्टी समझते हो, सौर भट्टी वो ईटा वाला भट्टी नहीं है। सौर भट्टी में क्या किया जाता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे अवतल दर्पण लगाए जाते हैं। बड़ा सा मान लो ये बना दिया रूम जैसा, ठीक है, और उसमें क्या करेगा, छोटा छोटा क्या लगा देगा, अवतल दर्पण। और जब छोटा छोटा दर्पण लगाएगा ना बहुत सारा, तो एक बड़ा सा अवतल दर्पण बन जाएगा। जब बड़ा सा अवतल दर्पण बन जाएगा, तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना उस पे, तो उस सारे प्रकाश की किरण को क्या कर देगा, एक पॉइंट पे जमा कर देगा। एक पॉइंट पे जमा कर देगा ना, तो उसका पावर इतना होगा है कि वहां अगर लोहे को रख दोगे ना, तो लोहे को भी क्या कर देगा, वो पिघला देगा, ठीक है। तो हम लोग सौर भट्टी में भी किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप लोग को एक पॉइंट दिखा देंगे कि सौर भट्टी किसे कहते हैं, कल लिखवाएंगे हम सौर भट्टी किसे कहते हैं, ठीक है।
ये पॉइंट समझ में आया? पहला दाढ़ी बनाने में, दूसरा दांत, नाक, आंख, कान के डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट टॉर्च और सर्च लाइट में, जो टॉर्च होता है ना उसमें भी लगाया जाता है, सर्च लाइट में भी लगाया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? वाहनों के अग्रदीप में, यानी गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को क्या करने के लिए? केंद्रित करने के लिए। सौर भट्टी एक बहुत बड़ा टावर टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या किए थे? अवतल दर्पण सेट कर दिए जाते हैं, और जो बहुत सारे छोटे अवतल दर्पण सेट किए जाते हैं तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, फोकस बड़ा हो जाता है, और जब लाइट उस फोकस में पड़ती है वो लाइट को क्या कर देता है? एक ही बिंदु पे केंद्रित कर देता है, और उसका पावर इतना होता है वो लोहे जैसे पदार्थ को भी क्या कर सकता है? जला सकता है, ठीक है। इसीलिए सौर भट्टी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का। और उस दर्पण का उपयोग किसने होता है? ताकि जो पीछे वाली गाड़ियां आ रही है तो उसको देखने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे का दर्पण के पीछे का दृश्य को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सवारी बस में सीढ़ी को देखने में, बड़ा बड़ा जो बस होता है ना उसमें अवतल दर्पण लगा होता है ताकि सीढ़ी पे कौन कैसे उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, ठीक है। और कोई ऐसा तो नहीं कि लटका हुआ है, ठीक, उस चीज को देखने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दुकान में चोरी की चीज को उठाने पर नजर रखना है। दुकान बड़ा बड़ा मॉल होता है ना उसमें सामान को पहले तो, अब तो कैमरा आ गया, पहले जमाने में कैमरा नहीं था तो किसका उपयोग करते थे? उत्तल दर्पण का उपयोग करते थे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है? बहुत बड़े क्षेत्र का इमेज अपने में बना लेता है। तो अगर एक लगा देगा यहाँ पे तो जो पीछे का सारा चीज, पीछे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सारा उसमें क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। तो और उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता था कि अगर दुकान में चोरी उरी हो जा रहा है ना, कोई सामान चोरी चुपके से उठा के पैकेट में डाल दिया तो दुकानदार को पता चलेगा क्या? नहीं। तो वो क्या करता था? उत्तल दर्पण का उपयोग करता था ताकि अगर कोई सामान उठा के डाले तो उसको वो देख सके। अब तो कैमरा फैसिलिटी हो गया ना, उस समय जब कैमरा फैसिलिटी नहीं था, और अभी भी बड़े बड़े दुकानों में होता है, ये लगा हुआ रहता है। एक होता है सोडियम परावर्तक लैंप, स्ट्रीट लैंप बोलते हैं इसको। जब तुम लोग तिलिया तरफ जाते होगे ना तो रोड पे देखना लंबा सा पोल लगा होगा, उससे एक लाइट लगा रहता है जो पीला कलर का जलता है। किस कलर का जलता है? पीला कलर का। तो उसी को बोला जाता है क्या? स्ट्रीट लैंप या परावर्तक, सोडियम परावर्तक लैंप। इसमें जो दर्पण का यूज किया जाता है मिरर का, मिरर कौन सा रहता है? दर्पण में मिरर, ठीक है। तो ये है आपको यहाँ ये वीवीआई टॉपिक है। यहाँ से 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? पूछ देगा कि वाहनों के अग्रदीप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखे, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखे, ठीक है। तो अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखना है तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख देना है। उत्तल दर्पण का उपयोग पूछेगा तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में उतार लीजिए।